गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 7 भारतीय अर्थतंत्र के नए टॉपिक के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले अपने ने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थतंत्र के विषय में चर्चा की, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र के विषय में चर्चा की। अब आज अपने विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक वृद्धि। ठीक है, अब आर्थिक वृद्धि तो जो भारतीय अर्थतंत्र था उसमें 1970 में जो आर्थिक वृद्धि हुई थी उसकी बहुत तेज गति थी। यानी 1970 में अपने आर्थिक वृद्धि को बोलते हैं कि बहुत तेजी से विकास हुआ था। तो उसमें देख सकते हैं कि 1990-91 में वो आर्थिक गति जो आर्थिक वृद्धि थी वो कितनी थी 6.8। ठीक है, 6.8 वार्षिक गति से बढ़ी थी। ठीक है, जो 2014-15 में यानी 6.8 जो वार्षिक गति बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। उसके बाद 1950-51 से लेके 1990-91 में 3.5% वार्षिक स्तर से बढ़ी थी, यानी वार्षिक तेजी से बढ़ी थी, यानी वर्ष की आर्थिक वृद्धि देखने को मिलती है। इसमें जो 2012 और 13 में से लेकर और 2014-15 में ये आर्थिक वृद्धि कैसी हुई थी, मंद हुई थी, यानी धीमी हुई थी। ठीक है, जो वार्षिक स्तर पर 5% देखने को मिली। जैसे अपने टारगेट देखने जाते हैं तो 3.5 1990-91 से, ठीक है, 50-51 से 1990-91 में 3.5% से बढ़ी थी। तो 2012-13 से लेके 2014-15 तक क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। डबल यानी 3.5 तो 7 होना चाहिए, 7 अप होना चाहिए, पर वो क्या हुई, कम हुई। और वो कितनी हुई, 5% से भी कम दर पर बढ़ी। तो इस हिसाब से हम देखने जाएं तो जो आर्थिक स्तर था वो 1970 में तेज गति से बढ़ा और फिर 2012-13 से लेके 2014-15 तक क्या हुआ, वो मंद गति से बढ़ा। जिससे जो भारतीय अर्थतंत्र था उसमें जो आर्थिक वृद्धि दर जिस तेजी से बढ़ा उस तेजी से मंद भी हुआ, पर फिर भी जो आर्थिक वृद्धि थे उसके अनुकूल प्रमाण यानी अनुकूल परिणाम देखने को मिले। किस में, अपने विकास में, भारत के विकास में उसके अनुकूल प्रमाण देखने को मिले, यानी बढ़ा और घटा। पर जिस तेजी से बढ़ा उस तरीके से घटा नहीं था, मंद नहीं हुआ था। इसलिए हमारे देश में घटने के बावजूद भी उसमें अनुकूल परिणाम देखने को मिले। अब दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान। राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में काफ़ी क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों का योगदान देखने को मिला है। यानी इन तीनों का समावेश किया है कि किस क्षेत्र ने कितना योगदान दिया है। तो जैसे अपने सबसे पहले जैसे वर्तमान समय है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका देखने को मिलता है, तो सेवा क्षेत्र का देखने को मिलता है। अब सबसे पहले अपने लेते हैं कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में 1950-51 में कितना था, 53.1% विकास था, जो 1914-15 में क्या हुआ, घटा। तो घटा तो कितना हुआ, 17.6% हुआ। जो मैं आगे के टॉपिक में आपको चर्चा कर चुके हैं कि उद्योग और सेवा क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया बल्कि कृषि क्षेत्र को कम महत्व दिया गया था, जिससे उसका प्रमाण घटता हुआ देखने को मिलता है। पर घटता हुआ मिलने के बावजूद भी उसमें नवी टेक्नोलॉजी का काफ़ी उपयोग किया गया है। उसी तरीके से उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में देखने जाएं तो 1950-51 में उद्योग क्षेत्र में 16.6% विकास था, जो 1914-15 में बढ़कर कितना हुआ, 29.7% हुआ। उसी तरीके से सेवा क्षेत्र में देखने जाएं तो 30.3% क्या था, विकास था, जो
2014-15 में बढ़कर 52.7% हुआ। यानी कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का हम जो विकास देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का देखने को मिलता है। नए राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका? सेवा क्षेत्र का देखने को मिलता है। इसके बाद आएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जैसे स्वतंत्रता के पश्चात उसमें भी हमने प्रति व्यक्ति आय की चर्चा की थी, इसमें भी प्रति व्यक्ति आय के विषय में समझाते हैं। तीसरा टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी पर पर्सन की आय। तो भारत देश में 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय 7,114 थी, जो 2013-14 में बढ़कर 39,904 हुई। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो 1950-51 से लेकर 1990-91 में प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी ज़्यादा महत्व दिया गया। तब उसका दर कितना बढ़ा था? वार्षिक दर 1.6% बढ़ा था, जो 1990-91 में यानी से के बाद और ज़्यादा बढ़ा, जिसका दर वार्षिक दर कितना हुआ था? 5.5% देखने को मिला वार्षिक दर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें धीरे धीरे क्या हुआ है? बढ़ावा देखने को मिला है। यानी इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक सुधार बढ़ा है। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसके बाद हम लोग लेंगे नेक्स्ट टॉपिक रोजगार क्षेत्र। अब रोजगार क्षेत्र को भी हम लोग अनेक भागों में बांटते हैं। ठीक है, जिसमें आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में किन का समावेश होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जो जुड़ी हुई होती हैं वो प्रवृत्तियाँ। ठीक है, जैसे कच्चा माल मिल के बेचकर जो भी छोटे उद्योग चलते हैं, गृह उद्योग, वो। इसके अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, जंगल इत्यादि का समावेश किस में होता है? प्राथमिक क्षेत्र में होता है। इसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है? जो उद्योग से जुड़े हुए होते हैं उन सब उद्योगों का समावेश होता है। जैसे उदाहरण पे ले सकते हैं अपने छोटे बड़े उद्योग। ठीक है, जहाज के उद्योग और काफ़ी सारी वस्तुओं के निर्माण करने के उद्योग का समावेश किस में होता है? औद्योगिक क्षेत्र में होता है। इसके बाद है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में किन वस्तुओं का समावेश होता है? तो व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, इन सब सेवाओं का सेवा क्षेत्र में समावेश होता है। तो अब इसको अपने अलग अलग रूप में देखेंगे। जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 1951 में 72.1% अपने को विकास देखने को मिला था, जो 2011 और 12 में बढ़कर कितना हुआ? 48.9%। तो ये क्या हुआ? घटते दर पर देखने को मिला। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र लेते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास कितना था? 10.6% था, जो बढ़कर हमको 24.2% देखने को मिला। इसके बाद है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का 1951 में था 17.3% था, जो 2011-12 में 26.9% देखने को मिला। तो इस तरीके से हम देखने जाएं तो प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में विकास हुआ है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कम विकास देखने को मिलता है। इसके बाद अपने नया टॉपिक लेंगे आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि। अब भारत देश की आधारभूत सेवाओं में जो वृद्धि है उसमें अलग अलग टॉपिकों का समावेश होता है, यानी अलग अलग सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सिंचाई की सुविधा, दूसरी है शिक्षा की सुविधा, तीसरा है बिजली की सुविधा, चौथा है सड़क की सुविधा और 5वां है रेलवे की सुविधा। ठीक है, तो आधारभूत सुविधाओं को हम लोग नीचे अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सिंचाई की सुविधा। तो सिंचाई, तो सन 1950-51 में ये सिंचाई की सुविधा 22.6 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन में देखने को
मिलती थी, ठीक है, जो सन 1912-13 में बढ़कर 63 मिलियन हेक्टर हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो अपनी सिंचाई की सुविधा होती है तो उसमें अपने बीज बुवाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें 45% ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। इस तरीके से सिंचाई की सुविधा में हमको प्रोग्रेस नहीं तो विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षा की सुविधा। अब शिक्षा की सुविधा में कैसा होता है, जब भारत देश अपना आज़ाद हुआ था उस समय 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थी, जो आज बढ़कर 35,000 कॉलेज हो गई हैं और 719 क्या है विश्वविद्यालय हैं। भारत में 1951 में साक्षरता का प्रमाण कितना था, 18.33% था, जो 2011 में बढ़कर कितना हुआ 33% हो गया। तो इससे हम लोग लगा सकते हैं कि आर्थिक सर्वे के अनुसार ये 73% देखने को मिला, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने भारत देश का विकास हुआ। इसके बाद है बिजली की सुविधा। तो बिजली की सुविधा में भारत ने जो विद्युत में जो उत्पादन प्राप्त किया है वो उल्लेखनीय है, यानी काफ़ी उन्होंने कम समय में विद्युत क्षेत्र में जल्दी सिद्धि हासिल कर ली, ठीक है, यानी जल्दी प्रोग्रेस हासिल की। 1950-51 में विद्युत का प्रवाह अपने देश में कितना था, 2300 मेगावाट था, जो 2011-12 में बढ़कर 2,43,000 मेगावाट देखने को मिला। यानी ये जो अंतर अपने देखते हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा सिद्धि प्राप्त की, और ये पूरे विश्व में उल्लेखनीय है बिजली की सुविधा। इसके बाद है सड़क सुविधा। सड़क सुविधा में भी भारत है जो विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क के लिए प्रख्यात है, ठीक है, यानी काफ़ी देशों का इसमें समावेश होता है, जिसमें भारत देश का भी समावेश होता है। अंदाज़ा अपना लगा सकते हैं, तो अभी वर्तमान समय में 8.6 लाख किलोमीटर तक ये बढ़ चुका है, ठीक है। जब अंग्रेज लोगों ने सड़क परिवहन दिया था तब कितना था और अभी कितना था, इस तरीके से काफ़ी विकास देखने को मिलता है। इसके बाद आता है रेलवे की सुविधा। तो रेलवे की सुविधा अपने देखे जाते तो जो अपना भारत देश है वो किस नंबर पे है, विश्व में चौथे नंबर पर है, और अभी वर्तमान समय में भारत में लगभग 65,000 किलोमीटर यानी रेल मार्ग फैला हुआ है। इस तरीके से अपने देखने जाएं तो अपने भारत देश का काफ़ी विकास हुआ है। यानी वर्तमान समय में जो 2014 में एक सर्वे हुआ, ठीक है, तो उसकी अर्थव्यवस्था में भारत देश किस नंबर पे आता है, विकास के क्षेत्र में जिस आधार पे उसने विकास किया है वो तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है। और 2005 में जब ये सर्वे किया गया था तब वो 10वें नंबर पर देखने को मिलता है। यानी जो भारत अपना देश है, ठीक है, वो जिस तरीके से दयनीय था उस तरीके से उसने काफ़ी विकास किया है और विकास अभी हाल में भी कर रहा है। यानी विश्व में जो विकासशील देशों में उनमें अपना स्थान रखना चाहता है। आज भारत है उसने विश्व के देशों की तुलना में काफ़ी अद्भुत विकास किया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश की हालत इतनी दयनीय कर दी थी, जिस तरीके से वो विकास कर रहा है उसमें वो एक अद्भुत जगह बना चुका है। तो ये मैंने आज आपको समझाया है किसमें, विकासशील भारत के लक्षण में। तो उसमें आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान, जिसमें अपने कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र लिया है, प्रति व्यक्ति आय, फिर रोजगार के क्षेत्र जिसमें अपने ने प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र लिया है। उसके बाद आधारभूत सुविधाएं, उसमें भी काफ़ी सुविधाएं हैं, जैसे सिंचाई की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा और रेलवे की सुविधा। इन सब के विषय में अपने ने चर्चा की है। यानी जो आपका ये चैप्टर 7 है वो यहाँ फिनिश होता नहीं। इसके बाद अपने चैप्टर 8 लेंगे, चैप्टर 8 आर्थिक सुधार। अस्तु।